स्टडी करेंगे अबाउट दी न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे काम करता है, ठीक है। सो न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में देखेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित और आज के इस सेशन में हम देखेंगे फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स को जानने के पहले हम देख लेते हैं कि साइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। तो साइंस को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। वन इज योर बायोलॉजिकल साइंस और सेकंड वन इज योर फिजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस में हमारे पास आ जाता है जूलॉजी, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिर आ जाता है बॉटनी, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉरेंसिक साइंसेज आ जाती हैं। ये सारी की सारी तीनों की तीनों चीजें ये बायोलॉजिकल साइंसेज में आ जाता है, ठीक है। और भी कुछ और चीजें हैं जो इसमें आती है, ठीक है, बट मेनली ये थ्री पार्ट्स है। सिमिलरली फिजिकल साइंस में हमारे पास फिजिकल साइंस को अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज योर केमिस्ट्री एंड सेकंड वन योर फिजिक्स। सो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं अबाउट द केमिकल रिएक्शंस, अबाउट द केमिकल सब्सटेंसेस, और फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। सो फिजिकल वर्ल्ड क्या है? ऑल द थिंग्स विच इज अराउंड अस, जो भी सारी की सारी चीजें हमारे आसपास है, पूरा का पूरा यूनिवर्स, ठीक है। सो ये सारा का सारा फिजिकल वर्ल्ड है। सो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। सो इसके बारे में स्टडी करते हैं एंड इट्स लॉज, यानी कि जो भी लॉज हैं, जो भी फिजिकल वर्ल्ड के लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सो फिजिक्स जो वर्ड आता है, दिस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच हैज आल्सो द मीनिंग नेचर। सो नेचर मीनिंग होता है उस ग्रीक वर्ड का, वहीं से हमारे पास ये वर्ड आता है फिजिक्स। और संस्कृत में हम इसे भौतिकी बोलते हैं, या फिर हिंदी में हम इसे भौतिकी बोलते हैं। सो इसकी काफी कम शब्दों में इसको रिचर्ड फिलिप्स फेनमैन, एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, उन्होंने लिखा। उन्होंने बोला कि फिजिक्स का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर, टू अंडरस्टैंड द नेचर। हम नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं। सो इस चीज को काफी अच्छे तरीके से हमारे एच.सी. वर्मा सर ने अपने बुक में लिखा है कि जैसे हमारे पास क्या है कि चेस की गेम का एग्जांपल लिया उन्होंने। सो चेस की गेम, हमें मान लो चेस की गेम खेलनी नहीं आती, बट हमारे फ्रेंड्स को चेस की गेम खेलनी आती है, ठीक है। तो मान लो दो हमारे फ्रेंड्स गेम खेल रहे हैं, ठीक है, वो दोनों खेल रहे हैं और हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। वी आर अलाउड टू सी व्हाट दे आर डूइंग, है ना, कौन सी मूव्स वो चल रहे हैं, कौन सी चाल वो चल रहे हैं, किस पर्टिकुलर कंडीशन में। सो उनको देखते देखते आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम हमें समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वो ये मूव चल रहे हैं, ठीक है। सो हमें खेलनी नहीं आती, बट फिर भी हम थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा कुछ रूल्स बना लेंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो लोग ये मूव चल रहे हैं। सो हम कुछ रूल्स को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है, रूल्स को फ्रेम कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो जो रूल्स हमने फ्रेम करे वो सही हो। सिमिलरली अगर हम बात करें नेचर की, सो नेचर इज आल्सो लाइक अ बिग गेम, ठीक है। सो नेचर भी एक बहुत बड़े चेस की गेम की तरह बिहेव कर रहा है, जिसमें गेम कौन खेल रहा है? गेम भी नेचर ही खेल रहा है। और वी आर अलाउड टू सी ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग, यानी कि हम सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें जो नेचर में हो रही हैं, इनको देख सकते हैं। इनको इवेंट्स कहा जाता है। ये सारे के सारे इवेंट्स हो रहे हैं हमारे आसपास, ठीक है, इनको हम देख सकते हैं, ठीक है। सो इनको देखने के बाद हम क्या करते हैं? कुछ रूल्स डिस्कवर करते हैं। सो ये वर्ड मैंने यूज करा है, डिस्कवर। सो हम कुछ रूल्स को डिस्कवर कर सकते हैं, बट ये रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि न्यूटन ने देखा कि एप्पल जो है वो पेड़ से गिर रहा था नीचे, ठीक है। सो मतलब रूल तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था ना, ग्रेविटेशनल जो रूल है वो एग्जिस्ट तो कर ही रहा था ना, बट न्यूटन ने क्या करा? उसको डिस्कवर किया, ठीक है। सो न्यूटन उसके पीछे लग गए कि क्यों गिरा, तो उसको डिस्कवर किया उन्होंने, ठीक है। ऑलरेडी जो फेनोमेना है, ऑलरेडी जो रूल है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें नेचर में हो रही है। तो सारी की सारी चीजें होती रहती हैं ये, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ के पीछे हम पड़ जाते हैं और
फाइनली हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स को फ्रेम कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये हो जाएगा। सो बड़ी सी गेम है नेचर, उसमें नेचर गेम प्ले कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, गेम को देख रहे हैं। अब नेचर में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको देख देख कर हम समझ कर उनको अंडरस्टैंड कर कुछ रूल्स बना देते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, जैसे चेस की गेम में हमने कुछ रूल्स को फ्रेम कर दिया था, जरूरी नहीं था कि वो रूल्स को जो हमने फ्रेम किया है इट विल हेल्प यू टू प्रेडिक्ट द करेक्ट मूव, राइट। सो सिमिलरली आपने कोई रूल डिस्कवर किया, आपने कोई रूल बनाया, जरूरी नहीं है कि वो हर जगह लग पाएगा, हर सिचुएशन में लग पाएगा। ठीक है, सो जो भी हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं लाइक आर्यभट्ट हो गए हमारे, है ना, और अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, न्यूटन हो गए और फेनमैन हो गए, तो इन लोगों ने क्या करा हुआ है, ये लॉस दिए हुए हैं, लेकिन नो वन हैज दी अथॉरिटी, कि किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि पर्टिकुलर रूल्स को वही फ्रेम कर पाएगा। ठीक है, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, सो नेचर इज रियल, सो फिजिक्स इज ऑल्सो रियल। सो किसी के पास अथॉरिटी नहीं है कि वही रूल्स को फ्रेम कर पाएगा। ठीक है, और जो इन लोगों ने रूल्स दिए हैं, लाइक न्यूटन ने दिया, ठीक है, और आइंस्टीन ने है, इनके जो लॉज हैं वो जरूरी नहीं है कि हर फेनोमेना में लग जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि नेचर में कोई इवेंट अकर करे, कोई क्या बोलते हैं, कोई फेनोमेना अकर करे जो इन रूल से एक्सप्लेन ना किया जा सके। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो वी आर ओनली द डिस्कवरर, और ये सारी की सारी चीजें हो रही है नेचर में। ठीक है, किसी चीज को हम समझ पाते हैं और किसी चीज को हम नहीं समझ पाते। जो भी लॉज है हमारे पास, जरूरी नहीं है कि वो आज है वो कल भी ट्रू रहेंगे, और हर सिचुएशन में मतलब ट्रू रहेंगे और हर सिचुएशन में लग पाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आ सकती है जहां पर वो लॉ फेल हो जाए। ठीक है, जैसे कि हम 10th क्लास में देखते हैं, 9th क्लास में देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते हैं कि मास कंजर्व रहता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को भी आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यू कैन ओनली ट्रांसफर इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन जब आप न्यूक्लियस की स्टडी करोगे तो वहां पर आप देखोगे ना ये कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है, ना ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। तो वहां पर क्या लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी लगता है, यानी कि मास इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी, और जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, रेदर देन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है या फिर मास कांस्टेंट रहता है। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन कांस्टेंट रहता है वहां पर। ठीक है, सो कहीं पर वो चीज लग पाएंगी, कहीं पर नहीं लग पाएंगी। तो ये है कि हम ओनली डिस्कवरर हैं, ये सारी की सारी चीजें नेचर में हो रही हैं। ठीक है, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फिजिक्स। सो अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं। सो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में हमारे पास आ जाता है, दो पार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास मेनली। ठीक है, सो वन इज योर क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स आ जाती है। ठीक है, जो न्यूटन ने काम किया है ना, ये सारी की सारी चीजें, मैकेनिक्स हो गई और हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स हो गई, ये क्लासिकल फिजिक्स में आ जाता है सारा का सारा। और उसके बाद जो हमारे पास फिजिक्स बचती है, दैट इज सेड टू बी योर क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, सो हमारे पास क्या आता है, क्वांटम फिजिक्स। अगेन इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है वो देख लेते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स को हम डिवाइड करते हैं, अपने पास आ जाता है मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है, मैकेनिक्स के बाद हम बोल सकते हैं कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और हम स्टडी करते हैं अबाउट दी ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मेनली इन चार पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है अपना क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, और हमारे पास जो क्वांटम फिजिक्स है, इसको हम डिवाइड करते हैं लाइक डुअल नेचर के बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर, और हम इसमें स्टडी करते हैं अबाउट दी एटम्स और न्यूक्लियाई, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। एटम्स आ जाता है, न्यूक्लियाई आ जाता है, ये आ जाता है, और हम स्टडी करते हैं सेमीकंडक्टर में। ठीक है,
सो ये वाली जो सारी की सारी जो क्लासिकल फिजिक्स है, ये जो मेन जो क्लासिकल फिजिक्स है वो प्री 1900 की है, ठीक है। सारी की सारी जो हुई है ये कहा हुई है प्री 1900, यानी कि 1900 के पहले वाली, अराउंड 1900 बोल रहा हूं, एग्जैक्टली 1900 नहीं, ठीक है। और ये जो है आफ्टर दी 1900, सो पोस्ट 1900 वाली फिजिक्स। तो इस वाली फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं। सो दिस इज आल्सो सेड टू बी मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी ज्यादा साल नहीं हुए हैं, ठीक है, अराउंड 100-120 ईयर्स हुए हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो डिस्कवर हुई हैं, ठीक है। सो जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें हमारे पास मेनली लॉज आ जाते हैं, न्यूटन ने जो लॉ दिए वो सारे के सारे लॉज आ जाते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ जाता है, ऑस्टेड ने काम किया, ठीक है, करंट क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ऑप्टिक्स में हम रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं, वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है। सो इनके कुछ एप्लीकेशंस मैं बताता हूं, जैसे कि हमारे पास मैकेनिक्स की बात करें तो सैटेलाइट है हमारे पास, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैसे, मतलब कैसे हम रोटेट कराते हैं, ठीक है, रिवॉल्व कराते हैं अराउंड अवर प्लेनेट, ठीक है, हमारी अर्थ के अराउंड कैसे रिवॉल्व होती है ये, ठीक है। सो ये बेस्ड होती है, ठीक है, कुछ लॉज होते हैं उनमें, ठीक है। सो ये जो सारी की सारी चीजें हम स्टडी करते हैं, इसमें मेन हमारे पास क्या आ जाता है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। और हम और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल में बताता हूं आपको, रॉकेट की बात करते हैं ना, रॉकेट कैसे प्रोपेल करता है, ठीक है, रॉकेट की बात करते हैं। सो रॉकेट कैसे प्रोपेल करता है, रॉकेट क्यों ऊपर जाता है, ठीक है, ये सारे के सारा बेस्ड है अपना मैकेनिक्स के ऊपर। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बट मेनली मैं टू एग्जांपल्स बता रहा हूं जिनको हम स्टडी भी करेंगे अपना इसी मतलब 11th में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो पार्ट है अपना जो मैकेनिक्स है ये हम 11th में स्टडी करते हैं, ठीक है। और जो थर्मोडायनेमिक्स है ये भी हमारा 11th में आ जाता है। और हमारा जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, वी स्टडी ऑल द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन अवर 12th क्लास। और जो ऑप्टिक्स है इसको भी हम 12th में पढ़ते हैं, और ये मॉडर्न फिजिक्स भी हम सारी की सारी 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। सो उसके तो अब हम थर्मोडायनेमिक्स का मेन कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे हीट इंजन होता है वो कैसे काम करता है, हीट इंजन सारा का सारा बेस्ड है थर्मोडायनेमिक्स में, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सो इंजन है हमारे पास, ठीक है, हीट इंजन। और हमारे पास आ जाता है हीट पंप हो गया, ठीक है, जिसे यूज करा जाता है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर हो गया, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, ये मेन एप्लीकेशन है इसमें, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मो इज टेम्परेचर। सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर हम चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं। चार्जेस जब रेस्ट पर होते हैं तब वो कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चार्जेस जब कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे होते हैं तब कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और चार्जेस जब एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तब कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं बता देता हूं, चार्जेस जब रखे होते हैं, रेस्ट पर होते हैं, स्टेशनरी चार्जेस आर प्रोड्यूसिंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी चलने लग जाते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और जब वो एक्सेलरेट करते हैं तब वो प्रोड्यूस करते हैं अपना ईएम वेव, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ दी बोथ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की मैं एप्लीकेशन आपको बताऊं। सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन जो आपने 10th क्लास में भी देखी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में हम स्टडी करते हैं, मोटर कैसे काम करती है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ योर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर ये भी आपने 10th में देखा था, ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे था, ठीक है, ये कैसे काम करता है, इसमें हम 12th क्लास में इसको और अच्छी तरह करेंगे, ठीक है। ऑप्टिक्स की बात करें, ऑप्टिक्स में एक एग्जांपल बोल सकते हैं, जैसे आप अगर फाइबर्स यूज कर रहे होगे इंटरनेट के लिए, जियो फाइबर्स यूज करी जाती है ना, जो हमारे कंट्री में इंटरनेट आता है वो कैसे आता है, थ्रू सी आता है, ठीक है, सी के थ्रू आता है, समुद्र के थ्रू आता है। कैसे आता है, उसका जियो फाइबर से आता है, वो सॉरी फाइबर से आता है,
लाइक जैसे हम जियो फाइबर्स यूज कर रहे हैं, सो जियो फाइबर्स यूज का यूज करने से क्या हो जाता है, स्पीड जो होती है वो अच्छी आ जाती है, ठीक है। सो ये जो है ये फाइबर्स पड़ी हुई है समुद्र के अंदर मोटी मोटी, ठीक है, दे आर ऑल बेस्ड ऑन दी ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स पर बेस्ड है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है फाइबर्स आ जाता है, ठीक है। सो ये हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, ये किस फेनोमेना पर बेस्ड है और ऑप्टिक्स कैसे लगती है इसमें, ठीक है, फाइबर्स में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक हम बात करते हैं कि हमारी लेजर कैसे काम करती है ना, लेजर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। सो लेजर के बारे में हम स्टडी करते हैं, लेजर कैसे काम आ जाता है, ठीक है, डायमंड क्यों इतना चमकता है, ये सारी की सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। टेलीस्कोप कैसे काम करता है, माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आ जाती है ऑप्टिक्स में, ठीक है। और डुअल नेचर में हम देखते हैं कि मैटर जो है हमारा उसके दो नेचर्स होते हैं, लाइट जो है हमारी उसके दो नेचर्स होते हैं, पार्टिकल वेव नेचर, ये सारी की सारी चीजें देखते हैं। और इनका जो एप्लीकेशन है वो मेनली न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियाई का मैं एप्लीकेशन बताता हूँ। जैसे न्यूक्लियाई को यूज करा जाता है, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस को यूज करते हैं हम, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। वहां पर हमारे पास क्या होता है, वहां पर हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर कोई रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। सो ये सारे की सारी बेस्ड होती हैं न्यूक्लियस में। सो ये हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और हम स्टडी करेंगे अबाउट दी न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे काम करता है, ठीक है। सो न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में देखेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। इतना नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप घर में बैठकर बना दोगे, ठीक है, बट पढ़ाया जाएगा, ठीक है, कि बेसिक प्रिंसिपल बताया जाएगा कि कैसे कैसे काम करता है वो, कैसे एनर्जी को इकट्ठा करके एक मतलब ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी। हमारा ये सारा का सारा हम 12th में ही पढ़ेंगे। और सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में हमारे पास आ जाता है, जैसे आप छोटी छोटी चिप्स का यूज करते हो, मेमोरी कार्ड है आपका, है ना, सेमीकंडक्टर की चिप्स होती है सारी की सारी, आप यूएसबी यूज करते हो तो, है ना। और बात करें, आपने वर्ड सुना होगा आईसी, आईसी है ना, सो आईसी इज सेड टू बी इंटीग्रेटेड सर्किट, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन दी योर सेमीकंडक्टर। और जो कंप्यूटर है अपना, ठीक है, ये लॉजिक्स डिजिटल लॉजिक्स पे काम करता है, ठीक है। सो ये जो डिजिटल लॉजिक्स हैं ये भी सेमीकंडक्टर की गेट्स होते हैं उनके थ्रू आता है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाता है, कंप्यूटर्स काम कर रहा है कैसे, लॉजिक्स है ना, कंप्यूटर हो गया या लॉजिक हो गया, डिजिटल लॉजिक, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और हम इसमें स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर में, मैंने बताया आपको आईसी हो गया, है ना, और आईसी हो गया, चिप्स हो गई, सेमीकंडक्टर चिप्स हो गई, ठीक है। और भी आप आजकल देख रहे होगे अपना सीएफएल को रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने एलईडी से, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड्स हो गए, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। और सोलर सेल्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे बेस्ड है सेमीकंडक्टर, इनके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है, ठीक है, ये सारी की सारी मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। So these are the branches of the modern physics or the quantum mechanics. So ये सारी की सारी चीजें हैं, मैंने बताया आपको क्या क्या चीजें हम 11th में देखेंगे, क्या क्या चीजें हम 12th में देखेंगे। ये सारी की सारी जो एप्लीकेशंस जिनका मैंने नाम लिखा, इन सबको हम पढ़ते हैं इसी में 11th और 12th में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने करनी है, तो प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है, उस प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस आ जाएगी और टाइम लगेगा धीरे धीरे। सो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और लाइक कर देना, क्योंकि लाइक कर दोगे तो ये YouTube जो है हमारी तरफ से हेल्प कर देगा इसको फैलाने में, है ना, ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी, सो उन सबका भी भला हो जाएगा, है ना। और ट्राई कर सकते हो अपने, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पर, है ना, शेयर कर दो, मतलब स्टेटस लगा दो, है ना, तो उससे क्या होगा, जल्दी पहुंच जाएगा ये स्टूडेंट्स तक। और बस ठीक है ना, अपना ध्यान रखो।